morning students. Class 7th, how are you? I hope you all are fit and fine. 7th class आपका civics की बुक का lesson number 4 growing up as boys and girls. इसका introduction हमने कर लिया था. introduction हमने समझ what is the in this chapter. अब हम करेंगे इसका टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहला था फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s. जो समोआ जो है एक आइलैंड है. पहला फर्स्ट टॉपिक है, देखिए, ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s में जो समोआ एक प्लेस है जो कि क्या है, एक आइलैंड है और ये बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है समोआ. इसके बारे में बता रखा है कि 1920s में वहां बच्चे किस तरह से ग्रो होते थे, लड़की का क्या थी, लड़कियों की क्या थी पोजीशन. इसमें जिसमें बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था. उस टाइम पे 1920s की बात है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था. उनको घर की बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी. उनको अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी सिखाई जाती थी और घर के लड़कियों को घर के काम करना सिखाया जाता था. और इसमें फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. इसमें जो देखो आइलैंड है तो फिशिंग होना तो नेचुरल सी बात है. तो फिशिंग जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी एडल्ट के लिए आइलैंड पे. और जिसमें यंग पीपल, जैसे बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता था तब उन्हें फिशिंग एक्सपेडिशंस पे भेजा जाता था. इस तरह के मतलब सिखाने के लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन, मतलब कि जो फिशिंग को पकड़ने के कैसे कैसे तरीके होते हैं ना, एक लंबा सा टूर दिया जाता था उनको कि सीखो इस चीज को. जैसे बच्चा चलने लग जाता था तो मम्मी और उसके जो और अडल्ट फैमिलीज के जो मेंबर्स थे उनको देखना छोड़ देते थे और उनकी जिम्मेदारी किन बच्चों पर आ जाती थी. जो थोड़े से बड़े बच्चे थे उन पे इनकी जिम्मेदारी आ जाती थी. और इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती थी. और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता था, 9 ईयर ओल्ड का हो जाता था, तब बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज भी सिखाई जाती थी. जिसमें उनकी 2 एक्टिविटी थी, एक तो फिशिंग और एक प्लांटिंग कोकोनट्स. देखिए फिशिंग करना, आइलैंड है तो फिशिंग करना नेचुरल सी बात है. दूसरा प्लांटिंग करना, कोकोनट्स के ट्री को प्लांटेड करना. तो मतलब ये सारी चीजें सिखाई जाती थी. और जो गर्ल्स थी उनको वैसे ही अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल करना सिखाया जाता था. जब बच्चे दोनों टीनेजर हो जाते थे, दोनों बच्चे टीनेजर की एज में आ जाते थे, जैसे आप हो 7th 8th में टीनेजर की एज में आने लगते बच्चे, 13-14 साल की एज होती है. उसके बाद वो टीनेजर एज ही होती है 18 तक. तब बच्चों को क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया जाता था. और 14 के बाद आफ्टर द एज ऑफ 14 गर्ल्स को जो है फिशिंग ट्रिप्स पे भेजा जाता था बॉयज के साथ. और प्लांटेशंस करा जाता था, ट्रीज प्लांटेशन सिखाया जाता था. मतलब ये मतलब भेजा जाता था गर्ल्स को. और गर्ल्स को जैसे बास्केट्स वेव्स करनी सिखाई जाती थी, किस तरह से बास्केट्स को बुना जाता है. कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस, मतलब खाना बनाने के तरीके भी सिखाए जाते थे. उनके लिए कुकिंग हाउसेस में भेजा जाता था, जहाँ पर बॉयज जो थे ज्यादातर कुकिंग करते थे और गर्ल्स उनको हेल्प करती थी उनके छोटे मोटे काम में. ठीक है, ये तो समझ लिया आपने 1920s में क्या क्या हुआ करता था, लड़के लड़कियां किस तरह से बड़े हुआ करते थे. ओके, लेकिन आज वो टाइम नहीं है. टुडेज टाइम इज डिफरेंट. आज का जो वक्त है उसमें बच्चे जाते हैं स्कूल. ठीक है, देखिए आपने अपने पिक्चर भी देख रहे हो कि समोआ जो एक चाइल्ड है उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है. तो आज का बच्चा जाता है, लेकिन ये कौन सी कब की बात है, ये टाइम पास्ट की बात है, 1920s की बात है. अब है सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश. अब हमारा सेकंड पॉइंट जो है ग्रोइंग अप
प्रदेश में, किसमें? प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस तरह से ग्रोइंग कैसे होती है? और ये कौन सा है? टाइम कब का है? 1960। ओके, तो 1960 की बात है। किस तरह से वहां पे मध्य प्रदेश में लड़के बड़े होते हैं उसके बारे में बता रखा है। इसमें ये बताया है कि जब 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हो जाते थे, लड़के लड़कियां जब स्कूल जाने लायक हो जाते थे, तो लड़कियों को तो एक सेपरेट स्कूल दिया जाता था, जिसकी जो कि कोर्टयार्ड के बिल्कुल सेंटर में होता था। कोर्टयार्ड के बिल्कुल सेंटर में हुआ करता था, जहां पर प्लेग्राउंड भी अंदर ही हुआ करता था, जहां पर मतलब बाहर का कुछ भी नजर नहीं आता था। प्रोटेक्शन पूरी तरह से गर्ल्स को, जो कोर्टयार्ड के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में हुआ करते थे, सेफ्टी दी जाती थी आउटसाइड वर्ल्ड से। लेकिन बॉयज के साथ ऐसा नहीं, बट बॉयज के साथ ऐसा नहीं था। उनको कोर्टयार्ड बाहर वाले हिस्से में उनको स्कूल दिया जाता था। उनका ग्राउंड जो होता था वो काफी बड़ा होता था, उससे बाहर बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। वो स्कूल भी आ सकते थे और खेल कूद भी कर सकते थे बॉयज का। हर शाम को जब बॉयज जो थे 100 ऑफ गर्ल्स क्राउडेड एंड नैरो स्ट्रीट, मतलब गर्ल्स जो थी हमेशा ग्रुप में निकला करती थी, ग्रुप में ही जाया करती थी, अकेले नहीं जाया करती थी। और जो बॉयज होते थे वो अपनी जो स्ट्रीट थी उसी में ही अपना खेलना शुरू कर देते थे। ठीक है, जो भी उनको गेम्स खेलने होते थे, बाइसिकल पर स्टंट करते हुए देख सकते थे उनको। लेकिन गर्ल्स जो थी उनको यही कह रखा था कि आप सीधा घर से स्कूल और स्कूल से घर आना है आपको, और कहीं पे भी रुकना नहीं है। मतलब उनके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए थे, बट बॉयज के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे उस टाइम पे। और फिर आपको कुछ 2 एग्जाम्पल देखने को भी मिलेंगे। There is only one way which children grow. This is because we are most familiar experience. They also realize that society ने इस चीज को तय कर दिया कि बॉयज है तो उसको अलग उसका जो ग्रो करना है उसको अलग तरीके से ग्रो करना है, एंड गर्ल है तो उसको अलग तरीके से ग्रो करना है उस टाइम पे। जैसे कि जब बच्चा बेबी जब बॉर्न होता है, जब बॉय होता है, तो उसको उसके टॉयज अलग कर दिए, कार दी जाएगी, गन दी जाएगी। लेकिन गर्ल्स को डॉल लेके जाते हैं क्योंकि गर्ल्स को डॉल्स ज्यादा पसंद होती है। तो इस तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है बॉयज और गर्ल्स में भी। जब वो बच्चे पैदा भी होता है, जब तभी से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। All these ways the telling children they have the specific roles to play when they grow. और वुमेन को मैन से कम तवज्जो दी जाती है, मतलब कि उनकी जो उनके काम करने के तरीके को भी डिफरेंस कर दिया जाता है दोनों के, कि गर्ल है तो टीचिंग लाइन में जाएगी, बॉय है तो इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा। इस तरह के फील्ड चूज कर दिए जाते हैं, उनके लिए पहले से डिसाइड कर रखी है सोसाइटी ने। तो पहले ये मतलब चीजें ज्यादा थी, और मैन की जगह वुमेन को सैलरी पैकेज भी कम दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी बॉयज और गर्ल्स को। समाज ने, सोसाइटी ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि बॉयज है तो उनको इस तरीके से जीना है, गर्ल है तो उसको इस तरीके से जीना है। तो मध्य प्रदेश की स्टोरी है ये। मध्य प्रदेश में 1960s में किस तरह से मेल जो है बड़े हुए थे, मतलब पास की बात है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि आपको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। माय मदर डज नॉट वर्क। एक टॉपिक और आया है, माय मदर डज नॉट वर्क। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? टॉपिक मेरी मम्मी काम नहीं करती। ये टॉपिक इसी के ऊपर है। एक लड़की है यहाँ पे जो अपनी, इस लड़की का नाम है जो सोनाली जो है अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मैं हमारे स्कूल में जो है एक तरह का स्कूल एक्सक्लूशन है, तो आप जो है वॉलंटियर्स की जरूरत होगी, तो आप जो है अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और मेरे साथ चलिए। तो हरमीत की जो मदर है वो कहती हैं, वो जो एक और इसका दोस्त है, तो वो कहती
जाती है उसको, हरमीत के घर लेके जाती है और उनके जो फादर है हर्षवरण उनसे बोलती है देखो सोनाली और बच्चे क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि घर पे रहने वाली जो लेडीज होती हैं वो कुछ भी वर्क नहीं करती है, वो घर का काम को कोई वैल्यू नहीं दे रही है बच्चे, मतलब इनकी थिंकिंग इस तरह की माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। तो कहती है कि चलो कुछ वो अपनी फ्रेंड के बारे में जो है बात करती है, हर्षरण ये है इसके बारे में बात करती है, तो बोलती है बट इज दैट द करेक्ट आंटी, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, शी डज नॉट वर्क में। तो वो हरमीत बोलता है कि मैम आंटी ये तो सही बात है कि मेरी मम्मी तो कुछ भी काम नहीं करती है, तो देन जसप्रीत व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो जसप्रीत से कहती है कि चलो व्हाई डोंट रिलैक्स, क्यों नहीं तुम आप छुट्टी ले लो, थोड़े दिन के लिए तुम छुट्टी ले लो और देखो मैनेज कैसे होता है घर को। तो बच्चे बोलते हैं चलो मजा आएगा, फन होगा, तो फादर के साथ मिलके घर का काम करेंगे और फन करेंगे। अब फादर जो होते हैं वो सुबह उठते हैं तो उनको सुबह उठते ही फिर सारा कुछ रेडी चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, बच्चे भी रेडी नहीं हो रहे होते क्योंकि मम्मा तो छुट्टी पे होती है, मम्मा ने कह दिया कि मैं तो स्ट्राइक करूंगी, तो मैं स्ट्राइक पे हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, घर का कोई भी वर्क नहीं करूंगी। तो बोलते हैं कि फादर बोलते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट कहाँ है, ये सब तो आ रहे, आज तो जो है मिसेस जो है छुट्टी पे है और घर पे जो काम करने वाली आती है वो भी छुट्टी पे गई हुई है। तो बोलते हैं कि अबे वो जो बच्चे होते हैं अभी ब्रश ही कर रहे होते हैं, गाड़ी आती है वो भी गाड़ी उनकी छोड़ के चली जाती है, तो तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कार से ड्रॉप कर दूंगा। अब कार से ड्रॉप कर दूंगा लेकिन अब ब्रेकफास्ट नहीं बना था, बच्चे जो है भूखे जाते, तो मम्मा ने पहले ऑलरेडी उनको पैसे दे दिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रेकफास्ट नहीं बना है। फिर वो कहते हैं अपने कार में जाते हुए कि चलो मैं तुम्हें कैंटीन से आज तो कैंटीन से कुछ खा लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मा ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, आप जो है परेशान मत हो। अब शाम को जब फादर घर से ऑफिस से अपने घर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मुझे चाय की जरूरत है। वो कहते हैं आप भूल गए क्या, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, उनकी मिसेस बोलती है। तो मतलब फिर वो दूसरी बात वो घर को देखते हैं, घर एकदम फैला हुआ होता है, तो बोलते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब घर में कोई भूचाल आ गया था क्या। तो मतलब वो रोज तो घर को अच्छे से मैनेज देखते थे, वो उनको ये लगता था ये कौन मतलब कि ऐसे ही रहता होगा घर, बट उसको घर को ऐसा बनाया जाता है क्योंकि बच्चे घर में क्या करते हैं, आप लोग घर के अंदर सारा कुछ बिगाड़ देते हो, घर की कंडीशन खराब कर देते हो, फिर मम्मा उसको इम्प्रूव करने जगह आप बड़े बच्चे हो जाते हैं सब तो अलग बात होती है, बट छोटे बच्चे होते हैं वो तो घर को कि क्या कर देते हैं, डिसमैनेज कर देते हैं घर को। तो वो बोलती है हरमीत जो है वो कहती है कि चाय भी आप बना लीजिए, तो वो किचन में जाता है, बोलते हैं कि मैं किचन में बहुत कम आता हूँ, मुझे पता ही नहीं किचन में आने थे, तो कि कहाँ पर पत्ती कहाँ रखी है, चाय पत्ती कहाँ, टी लीव्स कहाँ रखी हुई है। तो जब उसे विश्वास होता है कि वो कहती है कि पता है आप तो शाम, मैं तुम्हें बताना भी भूल गई, आज तो चाचा चाची जी भी जो है शाम को खाने पे आ रहे हैं, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है। तो मतलब इससे ये एहसास होता है कि वैल्यू इन हाउस वर्क जो होता है ना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है कि मतलब एक जो लेडी होती है उसको जो घर का पूरा घर संभालती है तो उसको वैल्यू देनी चाहिए, अगर वो नहीं घर को संभालेगी तो घर का जो कंडीशन है वो पूरी तरह से बिखर जाएगी और कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये बोला गया है जो मेन अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, देखो बच्चों को संभालना, स्पेशली चिल्ड्रन, और फिर उनके साथ साथ बूढ़े माँ बापों को संभालना, मम्मी पापा को संभालना, सिक मेंबर जब कोई घर में बीमार हो जाता है तो उसकी अलग से देखभाल करना। तो मतलब ये सारी चीजें जो वुमेन है वो हाउस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, मतलब कि वर्क के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ये एक तरह से सोचा जाता है कि ये एक तरह की उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, बट ये बहुत मेन वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि इसको डीवैल्यूज नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर इसको बहुत बड़ी वैल्यू देनी चाहिए। तो इससे हमने स्टोरी से यही सीखा कि घर के काम को हमें अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए,
जो पूरे घर को संभालती हैं, मैनेज करती हैं, आपको टाइम से स्कूल भेजती हैं, आपके पापा को टाइम से टिफिन बना के देती हैं और उनको टाइम से ऑफिस पहुंचाती हैं। तो मतलब बहुत बड़ा रोल है मम्मा का, तो ये चीज पता रखिए। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इट मींस जो घरों में काम करते हैं ना, जो घरों में लेडीज काम करती हैं, तो उनकी कैसी जिंदगी होती है। देखिए वर्कर्स, ठीक है, ये देखिए डोमेस्टिक मतलब जो घरों में काम करने जाती है, तो वो जितने भी घरों में काम करती हैं, फिर उसके बाद अपने घर का भी उनका ऊपर लोड होता है। तो यहाँ पे देखा रखा है मालिनी जो है अपनी डॉटर के साथ है, जो कि कुकिंग, लुकिंग आफ्टर सब कुछ देखती है। और एक डोमेस्टिक वर्कर जो है 5 बजे से भी जल्दी उठती है और रात को 12 बज जाते हैं, क्योंकि सभी के घरों का काम करके फिर अपने घर का काम करती हैं। इसमें एक ऐसे बता रखा, माय फर्स्ट जॉब वाज अ रिच फैमिली में मेरी फर्स्ट जॉब है, जो कि 3 स्टोरेड हाउस है, 3 मंजिला घर है, तो उसको साफ सफाई करना सब कुछ मतलब बहुत मुश्किल होता है ये सारा कुछ। What we commonly term as housework actually involve many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. उनके लिए फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन बोथ रूरल और अर्बन एरियाज वुमेन और गर्ल्स फैच वाटर। गाँव में देखेंगे आप लड़कियां पानी लेके आती हैं दूर दूर से, तो इन रूरल एरियाज वुमेन गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स और फायरवुड लकड़ियों का गट्ठे लेके आती हैं। टास्क लाइक पता है वॉशिंग क्लॉथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग, लोड रिक्वायर्ड बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ अ हॉट स्टोव्स। मतलब बहुत सारा फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो सब चीज़ें बता रखी हैं। तो इसलिए ये बिलो इज द सम डाटा फॉर अ स्पेशल स्टडी डन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1998 में 1999 में ये कुछ बता रखा है। स्टेट है हरियाणा और तमिलनाडु की। वुमेन पेड में बता रखा है वर्क आवर्स पर वीक इतना, अनपेड इतना, टोटल इतना, मैन पेड इतना, मैन अनपेड इतना, और ये जो बता रखा है। ठीक है, अब है वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। अब टॉपिक नेक्स्ट है कि जो वुमेन के वर्क को ना इक्वालिटी मिलनी चाहिए मैन के वर्क से। भाई वर्क को इक्वालिटी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना मैंने अभी अपनी स्टोरी पढ़ी, बहुत कुछ सीखा कि जो मैन के वर्क को और वुमेन के वर्क को दोनों को इक्वल समझा जाए। इस सिस्टम का एक लार्जर इनइक्वालिटी बिटवीन मैन और वुमेन, इसमें एक्शन लिया गया है। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि as we know that the equality is the important principle of our constitution, the constitution ने ये कहा है that being male या female should not become a reason for discrimination। नहीं होना चाहिए भेदभाव, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है इस बात को। Inequality between sexes exist. The government therefore committed to understanding reason, taking positive steps to remedy the situation। सरकार ने भी इसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं और इस चीज को पहचाना है कि चाइल्ड केयर और जो घर का काम है गर्ल्स का, दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। अब यहाँ पे देखो एक आंगनबाड़ी बता, जो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे प्लान खोल रखे हैं जहाँ पर औरतें अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं और उनके साथ उनको भी शिक्षा दी जाती है और बच्चों को भी, और उसको खाने का भी देखा जाता है इसमें। It determines whether women can work outside the house, what kind of job career they can have. The government has set up Anganwadis and child care center in several villages in the country. The government has passed laws that make it mandatory for organizations. Government ने बहुत सारे लॉ बना दिए गए हैं that have more than 30 women employees to provide crèche facility भी दी गई है, मतलब जहाँ पर बच्चे रखे जा सकते हैं, मतलब उनके बच्चों का भी ख्याल हो जाता है। Women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend school, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे स्कूल को, गर्ल्स जो है स्कूल को अटेंड कर सकें। तो आपने भी बहुत कुछ देखा होगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब आपको आइडेंटिटी क्या होती है, किसी चीज की पहचान होना। ग्लॉसरी वर्ड्स देखिए, आइडेंटिटी सेंस ऑफ सेल्फ,
घर का भी करती है तो डबल बर्डन हो जाता है। केयर गिविंग और एक तरह से लुकिंग आफ्टर न्यूट्रिशन नर्चिंग करना, फिजिकल टास्क करना, मतलब कि उनकी देखभाल होनी चाहिए। डीवैल्यू करना मतलब कि तवज्जो ना देना। मम्मी जो भी लेडीज होती है जो घर का वर्क करती हैं उनके काम को क्या दी जाती है, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती, डीवैल्यू कर दिया जाता है। जैसे जब बॉय का बर्थडे आता है तो उनके लिए स्पेशल गिफ्ट लाए जाते हैं फॉर हिज फ्रेंड और दिस फ्रेंड डज नॉट से अबाउट दिस द बॉय मे फील और डीवैल्यू। ठीक है, बॉय को ऐसा डीवैल्यू नहीं महसूस होता बट गर्ल को ऐसा डीवैल्यू का महसूस किया जाता है। तो चैप्टर पूरा बेस इसी पे है कि गर्ल्स और बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेट बॉयज एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप। जब उनकी ग्रो करते हैं तो उनको नहीं डिस्क्रिमिनेट। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इट हैज कंप्लीटेड। अब आपके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ जो है साथ में भेजा जाएगा। ओके।